नमस्कार, बाम्बू सर क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। मैंने आप लोगों को कहा था कि वाक्य शुद्धि करने से पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण इन पदों की अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को रटाया जाता है उस हिसाब से नहीं, जैसे मैंने आपको इनकी तकनीक बताई थी उस तकनीक से। अब हम लोग वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे, हमें समझ में भी आएगा। क्योंकि वाक्य शुद्धि का मैं बच्चों से अक्सर पूछता हूं कि आप वाक्य शुद्धि का टॉपिक कैसे करते हो, तो अक्सर मुझे बच्चे मुझे कहते हैं कि गुरुजी जो ठीक ठीक लगे वो ठीक है, गलत गलत लगे वो गलत है। अब ये ठीक लगना और ये गलत लगना, इसके क्या मायने हैं? देखिए, असल में क्या होता है, इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ मेजरमेंट होती है। वो नियम और मेजरमेंट के अनुसार हम देखेंगे कि ये वाक्य शुद्ध भी है या अशुद्ध है। मैं आज इसके नियम बताता हूं आपको, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वाक्य शुद्धि का जो पहला नियम है वो ये कहता है, देखो, वाक्य शुद्धि का पहला नियम क्या है? ये कहता है कि जब कर्ता बिना विभक्ति के आए, यानी जब कर्ता बिना विभक्ति के आए, यानी कर्ता के साथ विभक्ति ना हो, तो क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है। जब कर्ता बिना विभक्ति के आए तो क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी। ठीक है, तो क्रिया किसके अनुसार लगनी है? कर्ता के अनुसार। इस बात का क्या मतलब है? देखो, इस बात का ये मतलब होता है कि अगर आपका कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग में आएगी, और कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग में आएगी। इस बात का ये मतलब है, आपने एक वाक्य लिखा कि राम स्कूल जाता है। आपने एक वाक्य ये लिखा कि राम स्कूल जाता है। तो आप लोग देखिएगा कि इस वाक्य में राम पुल्लिंग था, मैंने इसके साथ ने और को नहीं लगाया, तो ये जाता है क्रिया पुल्लिंग में आई, ये एक वचन था और क्रिया एक वचन में आ गई। आप लोग दोबारा देखिए, आपने एक वाक्य लिखा कि लड़की स्कूल जाती है, तो लड़की स्कूल जाती है। अब आपने क्या किया, आपके वाक्य में जो कर्ता था वो स्त्रीलिंग था, तो क्रिया स्त्रीलिंग में आ गई, कर्ता एक वचन है, क्रिया एक वचन में आ गई। अब मैं इस वाक्य को लिखता हूं कि लड़कियां स्कूल जाती है। आपको मैंने ये वाक्य लिख के दिया कि लड़कियां स्कूल जाती है। अब देखो, मैंने इस वाक्य में भी क्या किया कि कर्ता के साथ विभक्ति नहीं लगाई है, तो ये क्रिया इस कर्ता के अनुसार आएगी। लेकिन इन दोनों वाक्यों में एक अंतर आ गया। अंतर ये आ गया कि इसका कर्ता स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया एक वचन में आएगी। इसका कर्ता स्त्रीलिंग है परंतु बहुवचन में है, तो इसकी क्रिया बहुवचन में आनी चाहिए थी। दोनों की क्रिया एक जैसी नहीं हो सकती। अब हम इस क्रिया को बहुवचन बनाएंगे। बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा? इस है के ऊपर एक बिंदी लगानी पड़ेगी, अब उसकी क्रिया बहुवचन में मानी जाएगी। अगर आपने ये बिंदी नहीं लगाई तो नीचे वाला वाक्य अशुद्ध हो गया, क्योंकि जब कर्ता के साथ विभक्ति नहीं आती है तो क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है, और जो कर्ता है वो बहुवचन में है, क्रिया बहुवचन में आनी चाहिए थी। अगर मान लो मैं इस वाक्य में इस है के साथ बिंदी लगा दूं तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसका एक कर्ता एक वचन में, हमने क्रिया बहुवचन में कर दी। ये इसका नियम होता है। अब देखिए, इसका पहला नियम आपको पीपीटी में दिखाता हूं। वाक्य में जब कर्ता बिना विभक्ति के आए तो क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है। ठीक है, लड़की स्कूल जाती है, एक वचन था, एक वचन आया, लड़कियां स्कूल जाती हैं, अब यहां मैंने बिंदी लगा दी। ठीक है, सीता पराठा सीता पराठा खाती है। ठीक है, ये कर्ता स्त्रीलिंग था, क्रिया स्त्रीलिंग में। राम रोटी खाता है, कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग में। ये तब तक होता रहेगा जब तक आप कर्ता के साथ विभक्ति ना लगाओ। ठीक है, अब बात ये उठती है कि कर्ता के साथ विभक्ति आ जाए तो, जब कर्ता के साथ विभक्ति आए तो क्रिया क्रम के अनुसार लगती है।
इसका इस बात का जब कर्ता के साथ विभक्ति आ जाए तो क्रिया क्रम के अनुसार लगती है। इस बात का क्या मतलब है आप लोग देखिए। आपने एक वाक्य लिखा कि सीता परांठा बनाती है। आपने ये वाक्य लिखा, ठीक है। आपने इस कर्ता के साथ विभक्ति नहीं लगाई, तो क्रिया का संबंध इस क्रिया का संबंध इस कर्ता से है। अब मैं इसके साथ विभक्ति लगाता हूं तो मैं कहूंगा कि सीता ने परांठा, ठीक है। अब क्या कहूंगा, बनाया था, ठीक है। सीता ने परांठा बनाया था। अब देखो क्या हुआ कि जैसे आपने इस कर्ता के साथ ये विभक्ति लगाई, इस क्रिया का संबंध इस क्रम से हो गया। कर्ता के साथ विभक्ति लगने के बाद में क्रिया का संबंध क्रम से हो जाता है। फिर देखो, अगर मैं ये कहता कि सीता ने रोटी, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, बनाई थी। सीता ने रोटी बनाई थी। अब क्या हुआ कि आपका जो कर्ता है उसके साथ आपने ने विभक्ति लगाई। यहाँ पे परांठा पुल्लिंग था तो क्रिया पुल्लिंग में है, देखो। और यहाँ पे रोटी स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग में बन गई, क्योंकि इस क्रिया का संबंध कर्म से हो गया, कर्ता से संबंध इसका हट गया। अब मैं आपको ये कहूं कि सीता ने रोटियां सीता ने रोटियां बनाई थी। अगर मैं इस वाक्य को ऐसे लिख दूं, ये वाक्य अशुद्ध हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आपने कर्ता के साथ विभक्ति लगाई, क्रिया क्रम के अनुसार आई, और इसका कर्म बहुवचन में है, तो ये क्रिया बहुवचन में बनेगी। अब इस क्रिया को बहुवचन में बनाने का आपके पास एक ही मेथड है, वो मेथड ये है, इस थे के ऊपर बिंदी लगा दो, तो ये वाक्य शुद्ध माना जाएगा। नहीं तो नीचे वाला वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। नियम क्या था, नियम ये था कि जब कर्ता के साथ विभक्ति आए तो क्रिया क्रम के अनुसार लगती है। कर्म आपका पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग, कर्म एक वचन है तो क्रिया एक वचन में, और कर्म अगर बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन में आएगी। ये रूल है इसका, ठीक है। अब आप लोग इस रूल को मुताबिक इस वाक्य को देखिएगा। इस रूल के मुताबिक इस वाक्य को देखिए आप। सीता ने परांठा बनाया, ने विभक्ति लगाया, ये इसके अनुसार क्रिया चल रही है। सीता ने परांठे बनाए हैं, तो देखो ये बहुवचन में होगी। सीता ने रोटी बनाई थी, ये स्त्रीलिंग में होगी। सीता ने रोटियां बनाई थी, ये बहुवचन में करनी पड़ेगी। यानी जब कर्ता के साथ विभक्ति आए तो क्रिया का संबंध कर्म से होता है, ये रूल है। अगला रूल आप लोग देखिए क्या है कि दो कर्ता के बीच में या विभक्ति आ जाए तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार आती है। इस बात का क्या मतलब है, इसने कहा कि जब दो कर्ता के बीच में या विभक्ति आए तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार आती है। इस बात का मतलब हिंदी में यह होता है, आपने एक वाक्य लिखा कि राम या सीता, ठीक है। आपने दो कर्ता है, इनके बीच में आपने या विभक्ति लगा दी, क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार आएगी। आप ये कहोगे राम या सीता पढ़ती है, आप ये नहीं कहोगे पढ़ते हैं, क्योंकि आपने या विभक्ति लगाई है, तो या विभक्ति में क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार आती है। आप सीता को इधर ले आओ, आप कहिए सीता या राम, आपको कहना पड़ेगा पढ़ता है। अब अंतिम कर्ता हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, तो क्रिया देखिए पुल्लिंग में बना दी मैंने। अंतिम कर्ता के अनुसार क्रिया रहती है जब दो कर्ताओं के बीच में या विभक्ति आती है। अब आप इसको रूल देखिए, जब दो कर्ता के बीच में या विभक्ति आए क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार लगेगी। आप देखो लड़के या लड़कियां, तो आप कहोगे खेलती हैं, लड़कियां या लड़के खेलते हैं। अंतिम कर्ता पुल्लिंग और बहुवचन है, क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में पड़ी है। इसका मतलब ये होता है। चौथा रूल देखिए, चौथा रूल क्या है, जब भिन्न भिन्न लिंग के कर्ता हो तथा पुल्लिंग कर्ता हो
और उनके बीच में और विभक्ति लगी हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग और बहुवचन में आएगी। यानी इसने कहा कि कर्ता क्या हो, भिन्न भिन्न लिंग के हो, कुछ पुल्लिंग हो कुछ स्त्रीलिंग हो या सारे पुल्लिंग हो, तो फिर क्रिया कैसी आनी चाहिए, फिर क्रिया पुल्लिंग में और बहुवचन में आएगी अगर उनके बीच में और विभक्ति है तो। इस बात का हिंदी में क्या मतलब होता है, इसने कहा कि जब कर्ता भिन्न लिंग के हो या कर्ता पुल्लिंग हो और उनके बीच में और विभक्ति लगी है तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में आएगी। इस बात का क्या मतलब है, आप लोग देखिए, आपने एक वाक्य लिखा कि राम, मोहन और सीता, राम, मोहन और सीता। अब आप कहोगे पढ़ते हैं। देखो, जब कर्ता क्या हो, भिन्न लिंग के हो और उनके बीच में और विभक्ति लगी है तो ये क्रिया पुल्लिंग में और बहुवचन में रहेगी। अगर आपने ये कहा कि राम, मोहन और श्याम, राम, मोहन और श्याम, आपको कहना पड़ेगा खेलते हैं। राम, मोहन और श्याम, अब आपको क्या कहना है, खेलते हैं। तो जब कर्ता सारे पुल्लिंग हो तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में रहती है। अगर भिन्न लिंग के हो, जैसे यहाँ दो पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग और बहुवचन में रहेगी। ये नियम है। अब इस नियम के मुताबिक देखो, राम और सीता पढ़ते हैं, भिन्न लिंग आ गया तो पुल्लिंग और बहुवचन। राम, श्याम और गीता स्कूल जाते हैं, भिन्न लिंग आ गया तो पुल्लिंग और बहुवचन। राधा, मोहन और श्याम खेलते हैं, भिन्न लिंग आया तो पुल्लिंग और बहुवचन। ठीक है। हाँ, पांचवा रूल कहता है यदि सारे कर्ता स्त्रीलिंग में हो तो क्रिया स्त्रीलिंग और बहुवचन में आएगी। यानी अगला रूल क्या कहा कि सारे कर्ता स्त्रीलिंग में हो और उनके बीच में और विभक्ति लगी है। यानी सारे कर्ता स्त्रीलिंग में हो और उनके बीच में और विभक्ति लगी है तो क्रिया स्त्रीलिंग में और बहुवचन में आएगी। इस बात का क्या मतलब है, आपने एक वाक्य लिखा कि सीता, गीता और राधा, आप कहोगे सीता, गीता और राधा, ठीक है। अब हम कहेंगे स्कूल जाती हैं, सीता, गीता और राधा स्कूल जाती हैं। आप लोग इनको देखिएगा, ये सारे कर्ता स्त्रीलिंग में है, आपने और विभक्ति लगाई तो वो क्रिया स्त्रीलिंग और बहुवचन में बन गई। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको यह आनी चाहिए। आपने ये कहा कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, आपको कहना पड़ेगा चर रही हैं। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, आपको कहना पड़ेगा चर रही है, क्योंकि सारे कर्ता स्त्रीलिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग और बहुवचन है। अगर आप इसमें एक कर्ता पुल्लिंग कर दो ना, मान लो यहाँ पहल कर दो, एक कर्ता अगर पुल्लिंग कर गए तो वो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में आ जाएगी, फिर हमें कहना पड़ेगा चर रही हैं। यानी एक कर्ता अगर आपने पुल्लिंग कर दिया तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में रहेगी। अगर सारे कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग और बहुवचन में रहेगी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो अब अपने चलते हैं इसमें आगे वाली बात के ऊपर। देखो, रूल क्या था, यदि सारे कर्ता स्त्रीलिंग हो तो क्रिया स्त्रीलिंग और बहुवचन में आती है। बकरी, गाय, भैंस और भेड़ चर रही हैं, यानी ये स्त्रीलिंग और बहुवचन, ये बिंदी बहुवचन की निशानी होती है। राधा, गीता और मोहिनी खेलती हैं तो ये बिंदी आएगी, बहुवचन में क्रिया रहेगी। ठीक है, आगे देखिए, अगला रूल है जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति आ जाए तो क्रिया पुल्लिंग में और एक वचन में रहेगी। क्या रूल बोला इसमें कि हाँ, राजेश कुमार जी, अब क्या गड़बड़ है, अब तो मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बात समझा रहा हूं, अब तो गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ मंजू, एक बार इसको बंद करके देख ले, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको
ठीक करवा दूंगा, ठीक है। बाकी सारे बच्चों की क्लास ठीक चल रही है या सबकी रुक रही है तो बताइए, मैं इसको ठीक करवा देता हूँ। हाँ जी। जब कर्ता और कर्म दोनों के बीच, दोनों के साथ विभक्ति आ जाए तो क्रिया पुल्लिंग में और एक वचन में आती है। इस बात का क्या मतलब होता है, आप लोग इसको सीखने का प्रयास करना। इसने ये कहा कि कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति आए। आपने ये लिखा कि राम ने, ठीक है, ठीक है, देखो, आपने एक वाक्य लिखा कि राम ने कुर्सी को तोड़ा। राम ने कुर्सी को तोड़ा था। आप इस वाक्य को देखो, इस वाक्य में क्या घटना घटित हुई। इस वाक्य में आपने इस कर्ता के साथ विभक्ति लगा दी, आपने इस कर्म के साथ विभक्ति लगा दी। जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग में और एक वचन में आती है। ये देखिए, पुल्लिंग और एक वचन में आएगी। आप चाहे इसमें कर्ता कुछ भी कर लो, आप यहां सीता कर दो भले, सीता ने, या कुर्सी के बजाय बहुवचन कर दो भले, कुर्सियों कर दो, कुर्सियों है को तोड़ा था। ये देखो, आप चाहे इसमें कर्ता स्त्रीलिंग कर दो, चाहे कर्म को स्त्रीलिंग कर दो, लेकिन अगर कर्ता और कर्म दोनों के साथ आपने विभक्ति लगाई है तो ये क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में रहेगी। आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है राजेश, सिस्टम से समझना होता है, ये सिस्टम है, आपको देखना पड़ेगा कर्ता के साथ विभक्ति है कि नहीं है, तो कौन सी है, या है कि और है। अब आपको ये चीजें समझ में आएगी। अब हमने क्या किया, मोहन और श्याम सीता खाना खा रहे हैं, हाँ तो ये आपने बिनलिंग का लगाया है तो पुल्लिंग और बहुवचन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर या विभक्ति हो तो अंतिम कर्ता के अनुसार आती है, ठीक है। तो ये नियम है। अब नियम क्या है कि जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति आए तो क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में आती है। राम ने कुर्सी को तोड़ा था, राम ने कुर्सियों को तोड़ा था, मैंने बहुवचन कर दिया तो भी क्रिया में कोई अंतर नहीं आया, ठीक है। अगला रूल पढ़ते हैं। अगला रूल है कि जब वाक्य का कर्ता अज्ञात हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग में और एक वचन में आती है। नियम बड़ा जबरदस्त है कि अगर कर्ता अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में और एक वचन में आती है। इस बात का मतलब क्या होता है, मतलब सीखिए। आपने एक वाक्य लिखा कि कोई आ रही थी, आपने एक वाक्य लिखा कि कोई आ रही थी, आपने ये वाक्य लिखा और वो आपको कहे कि क्या ये वाक्य शुद्ध है, आपकी ये वाक्य अशुद्ध है जी, गलत है, क्योंकि इसका कर्ता अज्ञात है और अज्ञात कर्ता के साथ क्रिया पुल्लिंग में और एक वचन में आती है। आपको कहना पड़ेगा कोई आ रहा था, चाहे भले ही वो लड़की आ रही हो, कर्ता अज्ञात है तो ये वाक्य आपका सही माना जाएगा, ये वाक्य सदैव गलत है। आप ये भी नहीं कह सकते कोई आ रहे थे, आप बहुवचन में भी नहीं लगा सकते, आप इसको केवल पुल्लिंग और एक वचन में रख सकते हो जब आपका कर्ता अज्ञात हो। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हाँ राजेश कुमार जी, ये देखनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, क्या है कि मैं चीजों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं रटाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। जब वाक्य का कर्ता अज्ञात हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में आती है। आप देखिए कोई आ रहा है, ये देखिए, बड़ा जबरदस्त आप लोगों को चीजें सीखने को मिलेगी। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है, जब एक वाक्य में भिन्न भिन्न पुरुष हो तो उनका क्रम सदैव मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष के अनुसार होना चाहिए, तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार लगेगी, ठीक है। देखिए, आपने कहा तुम, तुम्हारा भाई और मैं एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आपने कहा तुम, तुम्हारी बहन और हम औरतें एक साथ जाएंगे। जब ये क्या है कि भिन्न भिन्न लिंग के हो ये, और ये इसमें पुरुष में हो
तो देखिए फिर क्या है, अंतिम जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार क्रिया बन जाएगी। ये सर्वनाम की बात करना है, ठीक है, इसकी बात करना है, ये इस हिसाब से आएगी। ठीक है, हाँ जी। अगला रूल देखिए, ने नकारात्मक वाक्यों में क्रिया से पहले और आग्रह वाले वाक्यों में क्रिया के बाद आता है। ने नकारात्मक वाक्यों में क्रिया से पहले और आग्रह वाले वाक्यों में क्रिया के बाद आता है। इस बात का हिंदी में क्या मतलब होता है? देखो, आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तब आप क्या बोलते हो कि आप आइए, आप आइए ने। तो ये ने यहाँ पे आपका आग्रह है और ये क्रिया है, इसके बाद में न लगाया है। इसका मतलब आप कई बार कहते हो ना, आप लीजिए ना, है ना, आपने क्या बोला, आप लीजिए न, इसका मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। और आपने ये कहा आप न लीजिए, इसका मतलब है आप मना कर रहे हो, यानी ये नकारात्मक वाक्य है। वो आपको क्वेश्चन देगा कि आग्रह वाले वाक्यों में न कब आता है। आग्रह वाले वाक्यों में न क्रिया के बाद आएगा और नकारात्मक वाक्यों में न क्रिया से पहले आता है। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आप लोग देखिए, नकारात्मक वाक्यों में न क्रिया से पहले, आग्रह वाले में बाद में आता है। तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। देखो, करना क्रिया, नेगेटिव शब्द पहले। तुम यह कार्य नहीं करो, ये नेगेटिव है। आप आइए न, आप बैठिए न, आप सोचिए न, आप देखिए न, है ना, ये तो बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन बनाते हैं वो सीधा का सीधा। आग्रह वाले वाक्यों में न कब आता है? क्रिया के बाद आता है। अगला रूल देखिए, विशेषण का लिंग अपने विशेषे के अनुसार होता है। बहुत अच्छी बात है, विशेषण का लिंग अपने विशेषे के अनुसार होगा। देखो, ये लड़का शब्द है तो आपने अच्छा लगाया विशेषण, ये लड़की शब्द है तो इसमें आपने अच्छी लगाया, ये लड़के बहुवचन है तो आपने अच्छे लगाया। यानी विशेषण का लिंग सदैव अपने विशेष्य के अनुसार रहेगा। अच्छा लड़की नहीं कह सकते आप लोग, अच्छी लड़की ही कहना पड़ेगा। ठीक है, अगला रूल देखिए, यदि विशेषण एक हो और विशेष्य अनेक हो तो विशेषण का लिंग निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार लगेगा। विशेषण का लिंग किसके अनुसार लगेगा? निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार। यानी एक विशेषण के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया जाए। जैसे आपने कहा कि लंबी लड़की और लड़का पढ़ रहे थे, इसमें निकटतम विशेष्य लड़की है तो इसका लिंग लंबी हुआ। आपने कहा कि लंबा लड़का और लड़की पढ़ रहे थे तो इसका जो यहाँ पे पुल्लिंग हुआ तो इस विशेषण का लिंग भी पुल्लिंग हो गया। अगर विशेषण एक हो, विशेष्य ज्यादा हो तो निकटतम विशेष्य के अनुसार विशेषण का लिंग निर्धारित होता है। ठीक है, अब आती है संज्ञा संबंधी अशुद्धि। अगली बात, संज्ञा संबंधी अशुद्धि हिंदी में दो प्रकार की होती है। पहली होती है अनावश्यक संज्ञा पद। देखिए, ये अनावश्यक संज्ञा पद क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। यानी संज्ञा संबंधी अशुद्धि हिंदी में दो प्रकार की आएगी। पहली आएगी अनावश्यक संज्ञा पद। ये अनावश्यक संज्ञा पद क्या होता है, इसका मतलब हिंदी में क्या है, मैं आपको समझाता हूं। आपको वाक्य में एक संज्ञा की जरूरत है और उसने दो लगा दी तो एक संज्ञा ज्यादा हो जाएगी, उसको अनावश्यक संज्ञा पद कहते हैं। जैसे आपने एक वाक्य लिखा कि भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। अब भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें, आपने ये कहा। आपने क्या किया, यहां व्यवस्था भी लिख दिया और आपने प्रबंध भी लिख दिया। एक संज्ञा पद इसमें अनावश्यक हो गया। अब आपको इसमें एक रखना है, या तो आप कहो कि भोजन बनाने का प्रबंध करें, ठीक है, भोजन बनाने का प्रबंध करें, या आपको कहना चाहिए भोजन बनाने की व्यवस्था करें। या तो प्रबंध रख लो या व्यवस्था, दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। ये वाक्य आपका अशुद्ध हो गया, ये वाक्य आपका शुद्ध हो गया।
आपने ये कहा कि मौर्य काल के समय लोग सुखी थे। मौर्य काल के समय लोग सुखी थे, आपने ये वाक्य लिखा। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे काल भी लगा दिया और समय भी लगा दिया। एक संज्ञा पद इसमें अनावश्यक हो गया, गलत हो गया। तो आपको इसमें दोनों में से एक संज्ञा पद रखना है, आप दोनों नहीं रख सकते हैं। अगर आप इसमें दोनों रख रहे हो तो वो पद क्या है, अशुद्ध हो जाएगा। अब आपको क्या कहना चाहिए कि या तो को मौर्य काल में लोग सुखी थे, तो आपका ठीक आ जाएगा, या कहो मौर्यों के समय में लोग सुखी थे। तो अब आप लोग देखिए, इसको अनावश्यक संज्ञा पद कहते हैं। आपको एक की जरूरत थी, आपने दो लगा दी। इसका एक दूसरा रूप होता है, इसको बोलते हैं अनुपयुक्त संज्ञा पद। देखो, अनुपयुक्त संज्ञा पद का मतलब क्या होता है? अनुपयुक्त संज्ञा पद का मतलब होता है कि जो संज्ञा आपने लगाई है वो संज्ञा उस वाक्य के अनुसार सही नहीं है, उस वाक्य के अनुसार वो संज्ञा पद गलत है। जैसे आपने ये कहा कि विद्वानों, आपने कहा विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा? आपने ये पद लिखा, विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा। अब देखिए, इसमें ये उत्साह नाम की जो भाववाचक संज्ञा है, ये गलत हो गई। हमें कहना चाहिए विद्वानों के बीच बोलने का साहस कौन करेगा, यानी इसको हम अनुपयुक्त संज्ञा पद कहेंगे, ये इस वाक्य के अनुसार उपयुक्त नहीं है। आपने ये कहा कि रेडियो की उत्पत्ति किसने की? रेडियो की उत्पत्ति किसने की? आपने ये एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये जो उत्पत्ति शब्द है वो इस वाक्य के अनुसार सही नहीं, अनुपयुक्त है। आपको कहना पड़ेगा रेडियो का आविष्कार किसने किया? आविष्कार किसने किया, यानी आप लोगों ने क्या कहा कि ये अनुपयुक्त संज्ञा पद बन गया, आपका ये सही हो। तो दो प्रकार की होती है, एक अनावश्यक संज्ञा पद, एक अनुपयुक्त संज्ञा पद। अब आपको मैं इसकी पीपीटी दिखाता हूं। इसने कहा अनावश्यक संज्ञा पद, मैं सोमवार के दिन व्रत रखता हूं, आपने वार भी लिख दिया, आपने दिन भी लिख दिया, अनुपयुक्त संज्ञा पद हो गए। आपको कहना चाहिए मैं सोम के दिन व्रत रखता हूं, आपका वाक्य शुद्ध हो जाए। आपने कहा कि अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, आपने यहां अचल भी लिख दिया और आपने यहां पर्वत लिख दिया। गौर नहीं, घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। सुनिए, आपने अचल भी लिख दिया, आपने पर्वत भी लिख दिया। आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आजकल ये क्वेश्चन आते हैं कि इस वाक्य में अशुद्धि का कारण बताओ, तो आपको उत्तर देना पड़ता है इसमें अनावश्यक संज्ञा पद है, इसमें अनुपयुक्त संज्ञा पद है। आप लोगों को, ठीक है सर जी, ये आपने लिखा है ये सही है ओम प्रकाश जी, ठीक है। अब सुनिए, दोबारा सुनिए मेरी बात को। ये इंग्लिश शब्द है, वैसे इंग्लिश में हम वर्तनी शुद्धि और शुद्धि का जिक्र कम ही करते हैं, संस्कृत वालों में तो कर लेते हैं। अब सुनिए, आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इस वाक्य की अशुद्धि का कारण बताओ, तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है। आपने यहाँ क्या देखा कि अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, आपने अचल भी लिख दिया, पर्वत भी लिख दिया, अनावश्यक संज्ञा पद हो गया। इसमें क्या कहना पड़ेगा, अब विंध्याचल हरा भरा हो गया, इसमें पर्वत शब्द नहीं लगा सकते। भोजन वाला मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, मौर्य काल वाला हो गया, वह अपनी ताकत के बल पर जीत गया। आपने ताकत और बल एक पद ज्यादा लगा दिया, या तो कहो वह अपनी ताकत से जीत गया
या कहो वह अपने बल से जीत गया। आप अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों से डिगे नहीं, प्रतिज्ञा भी लिख दिया, शब्द भी लिख दिया, एक ज्यादा है। या तो कहो आप अपनी प्रतिज्ञा से डिगे नहीं, या कहो आप अपने शब्दों से डिगे नहीं। अकाल में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। देखिए इसमें भूखमरी अगर शब्द लगा रहे हो तो समस्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मरी नहीं लगा रहे हो तो समस्या लिख सकते हो। तो अकाल में भूख की समस्या उत्पन्न हो गई या अकाल में भूखमरी उत्पन्न हो गई, यानी मरी के साथ समस्या नहीं आ सकता, क्योंकि वो अनावश्यक संज्ञा पद होता है। अनुपयुक्त संज्ञा पद का मतलब है कि जो संज्ञा लगनी चाहिए थी आपने वो ना लगा के कोई और लगा दी। आपने कहा महात्मा गांधी का वध किया गया। देखिए वध जो शब्द होता है वो पापी व्यक्ति को मारने के लिए किया जाता है। हिंदी में ये 4 शब्द होते हैं, आपको इनके अर्थ मालूम होने चाहिए। एक होता है वध, एक होता है हत्या, एक होता है निधन, और एक होती है इसमें मृत्यु। ये चारों चीजें है तो ऊपर जाने वाली घटनाएं, परंतु अंतर है। वध किसी पापी को मारते हैं तब लगाते हैं, हत्या किसी निर्दोष को मारते हैं तब लगाया जाता है, निधन कोई जो आदमी सम्माननीय आपके लिए आदरणीय है उसके लिए आपको निधन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु होगी, क्योंकि वो महान आदमी थे, तो आपको कहना पड़ेगा एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया। मृत्यु होता है कि जो व्यक्ति आपके काम का नहीं है, समाज के काम का नहीं है, बेकार है, उसके लिए आप कह सकते हो कि उस नशेड़ी की मृत्यु हो गई, उसके लिए आप मृत्यु शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। ये अपमानजनक शब्द होता है। कई बार मैं देखता हूं लोगों के घर जाता हूं, अपने दादाजी का फोटो लगा रखा है, हार लगा पहना रखा है, एक तरफ लिख रखा है जन्म, एक तरफ लिखा है मृत्यु। मृत्यु लिखते ही सारा कबाड़ हो गया, कोई मतलब नहीं रहा हार हूर का। निधन लिखो भाई, वो आपके लिए आदरणीय है, आपके पूर्वज है, तो वहां पे निधन शब्द का प्रयोग होता है, अनुपयुक्त संज्ञा पद माना जाता है। आप ये नहीं कहोगे महात्मा गांधी का वध किया गया, आपको कहना पड़ेगा महात्मा गांधी की हत्या की गई, तो यहाँ पे ये शब्द सही है। रेडियो की उत्पत्ति किसने की, नहीं आविष्कार आएगा इसमें। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा, नहीं साहस आएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हो गई, नहीं निधन हो गया, मृत्यु शब्द गलत है इसमें। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि आ, पुलिस वालों ने गांव गांव में एक नारा लिखाया, एक इंग्लिश शब्द था, मे आई हेल्प यू। ठीक है। आपके लिए आदरणीय है तो निधन आएगा, रेखा चौधरी आदरणीय नहीं है तो मृत्यु लगाओ। आप उसको, आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता तो मृत्यु लगाए, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए आदरणीय है तो निधन आए। अब सुनिए, तो मैं आई हेल्प यू, ये एक शब्द था इंग्लिश का, पुलिस वालों ने गांव गांव में उसका हिंदी कन्वर्ट करके लिखाया, क्या मैं आपकी मैं क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे, मैंने कहा ये क्या लिख दिया आप लोगों ने, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मैं आपकी नहीं, उन्होंने लिखा मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, ये लिखा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो मेरे स्टूडेंट है पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे, मैंने कहा विद्यार्थियों ये क्या लिख दिया आप लोगों ने, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। गुरुजी वैसे तो ये इंग्लिश शब्द है गुड़िया, आप रेडियो में यह लगा दो तो गलत नहीं, ओ लगा दोगे तो गलत नहीं है, ये दोनों सही है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, लिख दिया। मैंने कहा इसका मतलब भी समझते हो कि क्या निकलता है, बोले जी क्या निकलता है। मैंने कहा इसका मतलब होता है मैं तो खुद खुद मरा पड़ा हूं, तेरी क्या मदद करूंगा, इसका अर्थ ये निकलता है। तो क्या लिखना चाहिए, तो लिखना चाहिए कि क्या मैं आपकी सहायता करूं, ये लिखो ना। आपने तो लिख दिया मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। ये तो कोई गरीब आदमी को जब आप कहते हो कि कपड़े रुपए दे, तो वो कहते हैं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो खुद मरा पड़ा हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ ये जाता है। रेलवे स्टेशन पर लिखा पड़ा था यहाँ गंदगी मत कीजिए, यहाँ गंदगी मत कीजिए, कीजिए का मतलब तो फुल परमिशन है, करो, फिर कीजिए क्यों लिख रहे हो। आपको लिखना चाहिए यहाँ गंदगी मत करो, उसने लिख दिया यहाँ गंदगी मत कीजिए, कीजिए का मतलब तो करना होता है। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप शादीशुदा स्त्रियां हो, कई बार कहते हो कि मैं सासू को रोटी देकर आई हूं, मैं ससुर को रोटी देकर आई हूं, ये बहुत ही गलत बात है। ये तो भिखारी को दिया जाता है। को कहना चाहिए मैं ससुर जी को खाना परोस कर आई हूँ, मैं सासू को खाना परोस कर आई हूँ, देख रही हूँ वो भिखारी है। और कई तो इससे ही आगे कि
मैं रोटी डाल कर आई हूं, डाला कुत्तों को जाता है भाई, प्रॉपर होता है। वो तो आपके पति देव को, घर वालों को पता नहीं है इसका शाब्दिक अर्थ क्या जाता है, और मैं बताना नहीं चाहता। हाँ, इसलिए ठीक है। देखो, कंस की हत्या कृष्ण ने की है, यहाँ हत्या नहीं है, यहाँ वध आएगा। कंस का वध कृष्ण ने किया। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आया था। मार्ग में संकट नहीं होते हैं, बाधाएं होती है। उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती है, अनुपयुक्त संज्ञा पद है, गलत लगाया है। उनके गले में बेड़ियां पड़ी थी, गले में नहीं होती है, पैरों में होती है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किया, भेंट नहीं होता है, राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किया। हाँ, वेरी गुड। जब तक नहीं बताऊंगा तब तक चलेगा। इसके बाद आता है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। ये जो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होती है हिंदी में, ये भी दो प्रकार की होती है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हिंदी में दो प्रकार की होती है। पहली अशुद्धि होती है सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेगा, सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेगा। अगर आप सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो फिर वो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि की श्रेणी में आ जाता है। सर्वनाम का प्रयोग ही नहीं किया, आपने एक वाक्य लिखा, आपने लिखा कि मोहन आया, फिर आपने लिखा मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया। आपने ये वाक्य लिखा तो ये बिल्कुल आपका वाक्य अशुद्ध है। आपको कहना चाहिए अब देखो, आपने कहा मोहन आया, उसने खाना खाया। अब ये आपका वाक्य क्या है, सही हो गया। यानी आप सर्वनाम का प्रयोग नहीं करोगे तो वो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि में आ जाए। आपने एक वाक्य लिखा कि कमल यहां आया, कमल यहां आया और बताया कि सब ठीक है, सब ठीक है। उसने ये वाक्य लिखा। तो अब देखो, कमल यहां आया और बताया कि सब ठीक, तो इसको कहना चाहिए था कमल यहां आया और उसने बताया कि सब ठीक है। जब आप सर्वनाम का प्रयोग नहीं करोगे तो वो अशुद्धि में आ जाएगा सर्वनाम संबंधी। एक तो ये होती है। एक दूसरी अशुद्धि होती है अनुपयुक्त सर्वनाम की। ये अनुपयुक्त सर्वनाम क्या होता है कि जो सर्वनाम आपको वाक्य में लगाना था, है ना, आपने वो सर्वनाम नहीं लगाया, आपने कोई और लगा दिया, तो इसको बोलते हैं अनुपयुक्त सर्वनाम। यानी या तो सर्वनाम के साथ विभक्ति की जरूरत थी, आपने नहीं लगाई, या नहीं जरूरत थी तो लगा दी, तो वो अनुपयुक्त सर्वनाम आ जाएगा। आपने ये कहा मेरे को यहां कोई नहीं जानता, आपने एक वाक्य लिखा कि मेरे को यहां कोई नहीं जानता, तो ये आपका क्या हो गया, कोई नहीं जानता है। ये अनुपयुक्त सर्वनाम हो गया। आपको लिखना चाहिए, देखो, आपको लिखना चाहिए मुझे यहां कोई नहीं जानता। कभी कभी आपको ऐसा वाक्य देंगे, ये विकट नहीं होगा, वो प्रसिद्धि आएगा। मेरी बात सुनिए, आपको जो सर्वनाम लगाना है आप वो नहीं लगा के कोई और लगाओगे, उसको अनुपयुक्त सर्वनाम कहेंगे। एक आदमी के लिए आप एक ही प्रकार का सर्वनाम लगा सकते हो, उसके लिए दो प्रकार का सर्वनाम नहीं लगा सकते। जैसे आपके पेपर में एक वाक्य आया था कि आप तो चले गए, आप तो चले गए पर तुम्हारे कागज रह गए। ये आपको एक वाक्य लिख के दिया, आप तो चले गए पर तुम्हारे कागज रह गए। अब आप इस व्यक्ति के लिए यहां तो आपका प्रयोग कर रहे हो, इसलिए तुम का प्रयोग कर रहे हो। आप एक आदमी के लिए दो प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको कहना पड़ेगा आप तो चले गए पर आपके कागज
यहां रहेगी, यानी ये अशुद्ध था, गलत। तो सर्वनाम की बात करें, दो प्रकार का होता है। सर्वनाम का प्रयोग ही नहीं करेगा। मोहन और मोहन का पुत्र बाजार गया, तो यहां पे द्वारा संज्ञा नहीं आएगी। मोहन और उसका पुत्र बाजार गया। कमल यहां आया और बताया कि सब ठीक है। कमल यहां आया और उसने बताया कि सब ठीक है। किसानों में रोष था, इसलिए घेराव किया, तो यहां पे सर्वनाम लगना था। किसानों में रोष था, इसलिए उन्होंने घेराव किया। आप सर्वनाम का जब प्रयोग नहीं करोगे तो वो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों की श्रेणी में काउंट की जाएगी। फिर आता है अनुपयुक्त सर्वनाम। अनुपयुक्त सर्वनाम का मतलब होता है कि आप गलत सर्वनाम लगा रहे हो। आपने कहा मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तो यहां पे आपको लिखना चाहिए मैंने सारी पुस्तक पढ़ ली। मैं तुमको एक बात बताता हूं, या तुमको नहीं आ सकता, मैं तुझे एक बात बताता हूं। मेरे को यहां पर कोई नहीं जानता, मुझे यहां पर कोई नहीं जानता। आप तो चले गए पर तुम्हारे कागज यहां रह गए, तो क्या नहीं जी, आप तो चले गए पर आपके कागज यहां रह गए। यानी एक आदमी के लिए आप एक ही प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हो। राजेश जी अब समझ आ रहा है ना, मैंने क्यों कहा था कि एक बार रुक जाओ, मैं कराऊंगा। ठीक है, मेरा चश्मा तुमसे सुंदर है, ये पेपर में क्वेश्चन है। आपको कहना चाहिए मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मा से सुंदर है। तुम तुम्हारा काम करो, नहीं, तुम अपना काम करो। मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है, नहीं, मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है। पिताजी ने मुझको कहा था, पिताजी ने मुझसे कहा था। आप विभक्ति गलत लगाते हो तो अशुद्ध हो जाए। अब देखिएगा, अगली अशुद्धि आती है विशेषण संबंधी अशुद्धि। देखिए विशेषण संबंधी अशुद्धि क्या होती है। देखो, विशेषण संबंधी जो अशुद्धि होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली इसकी जो अशुद्धि होती है, इसको हम पदक्रम दोष कहते हैं। पदक्रम दोष का मतलब होता है आपको जहां विशेषण लगाना था आपने वहां नहीं लगाया, आपने कोई दूसरी जगह लगा दिया, तो वो पदक्रम दोष के अंतर्गत आ जाता है। इस बात का हिंदी में क्या मतलब है, आप लोग देखो, आपने ये कहा कि मंत्री जी को एक फूलों की माला पहनाई। मंत्री जी को एक फूलों की माला पहनाई। अब आपने ये एक वाक्य लिखा, तो इस वाक्य में आपका क्या हुआ कि पदक्रम दोष उत्पन्न हो गया। पदक्रम दोष का मतलब होता है कि जहां पर वो सही करा देंगे गुड़िया, जहां पर आपने विशेषण लगाना था आपने वहां नहीं लगाया, दूसरी जगह लगा दिया। तो इसमें एक जो शब्द है, मैंने आपको जो विशेषण का टॉपिक कराया था, मैंने आपको कहा था आज के बाद आप गिनती को विशेषण कहोगे, चाहे वो एक है, चाहे पांच है, चाहे 10 है। यानी आपके सामने 1 2 3 5 10 9 15 कोई भी शब्द आ गया, तो आपको मैं कहूं ये क्या है, तो आपको हिंदी के हिसाब से ये विशेषण है। गिनती का मतलब विशेषण, तो ये एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। आपको इसको फूलों की बजाय किसके आगे लगाना चाहिए था, माला के आगे लगाना चाहिए। आपको कहना चाहिए मंत्री जी को फूलों की एक माला पहनाई। ये क्या हुआ, पदक्रम दोष उत्पन्न हो गया। एक बार क्या हुआ कि एक पेपर में क्वेश्चन आया और उसने ये वाक्य दे रखा था कि कई कलकत्ता के लोग बीमार थे। उसने ये एक लाइन दे रखी थी कि कई कलकत्ता के लोग बीमार थे। उसने कहा इस वाक्य की अशुद्धि का कारण बताओ। तो देखिए ये जो कई शब्द है ना, ये कलकत्ता की बजाय लोग के आगे लगना था। आपको कहना था कि कलकत्ता के कई लोग बीमार थे। अब लोग जो शब्द है, आपको पता है समूहवाचक संज्ञा, और ये काउंटेबल संज्ञा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। आप ऊपर वाले को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कह सकते हो और नीचे वाले को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहोगे। तो उसने कहा कि कई कलकत्ता के लोग बीमार थे, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है,
पहला ऑप्शन था संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की। जिस बच्चे को यही पता नहीं है कई शब्द होता क्या है, तो फिर वो कैसे बताएगा? तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धि, ठीक है कि नहीं? आपने ये कहा कि कृष्ण पक्के सुदामा के मित्र थे। अब आपने ये वाक्य लिखा, तो इसमें ये जो पक्के शब्द है ये विशेषण है। ये आपको इस मित्र के आगे लगाना था, इस जगह आना चाहिए। कृष्ण सुदामा के पक्के मित्र थे, तो ये पदक्रम दोष उत्पन्न हो गया और अशुद्धि होगी। और ये अशुद्धि आप बहुत जगह देखते हो। एक हॉस्पिटल के आगे लिखा पड़ा है, यहां आधुनिक नाक कान गले का अस्पताल है। अब बताओ, ये आधुनिक शब्द विशेषण, ये नाक कान गले के आगे लगना चाहिए कि हॉस्पिटल के आगे? तो लिखना था यहां नाक कान गले का आधुनिक अस्पताल है। पदक्रम दोष उत्पन्न हो गया। एक होटल वाले ने लिख रखा था यहाँ गर्म भैंस का दूध मिलता है। तो बताओ, भैंस गर्म होनी चाहिए कि दूध? तो क्या लिखना चाहिए? यहाँ भैंस का गर्म दूध मिलता है। एक मेडिकल वाले ने लिख रखा है यहाँ अंग्रेजी पशुओं की दवाई मिलती है। अब बताओ, पशु अंग्रेजी होते हैं कि दवाई अंग्रेजी होती है? तो लिखना क्या चाहिए? यहाँ पशुओं की अंग्रेजी दवाई मिलती है। ये तो ठीक उसी प्रकार की बात होगी। एक पत्नी अपने पति को वैद्य जी के पास लेके गई थी, देसी वैद्य जी के पास। वैद्य जी ने कहा कि भाई मरीज को कूट कूट कर दवाई देनी है। पदक्रम दोष हो गया। पत्नी घर गई, पहले मरीज को कूटा, फिर दवाई दी। उसको कहना क्या था? मरीज को दवाई कूट कूट कर देनी है, और उसने क्या कह दिया? मरीज को कूट कूट कर दवाई देनी है। तो ये पदक्रम दोष उत्पन्न नहीं हो गया क्या? यही पदक्रम दोष होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आया था कि खरगोश को काट काट कर गाजर खिलाई, उसने कहा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? बताओ, गाजर कटनी चाहिए कि खरगोश कटना चाहिए? तो भाई ध्यान रखना, विक्रम दोष का बहुत बड़ा खेला है, हिंदी में आता है ये। आप देखिए, मैं इसकी पीपीटी दिखाता हूं, ठीक है? यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, ये शुद्ध शब्द घी के आगे लगा दो। कई दिल्ली के लोग बीमार थे, नहीं, दिल्ली के कई लोग बीमार थे। 2 किलो चंपक चाचा को जलेबी दो, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाटक आता है, उसमें बोला था 2 किलो चंपक चाचा को जलेबी दो। दो, मैंने आपको कहा था काकड़ी बट्टे वाली शब्दावली, चाहे 2 किलो है, चाहे 5 किलो है, चाहे 1 किलो है, चाहे पाव है, ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। काकड़ी बट्टा देखते ही आपके दिमाग में विशेषण आना चाहिए। तो आपको लिखना था चंपक चाचा को 2 किलो जलेबी दो। ये 2 किलो जो शब्द है, चंपक चाचा के आगे नहीं लगकर जलेबी के आगे लगना चाहिए। ये पदक्रम दोष कहलाता है विशेषण का। हाँ, सुदामा के कृष्ण के मित्र थे, सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। यहां पर आधुनिक, ये देखो, नाक कान गले का अस्पताल है, नहीं, यहां नाक कान गले का आधुनिक अस्पताल है। इसे शीतल आम का रस पिलाओ, नहीं, इसको इसे आम का शीतल रस पिलाओ, पदक्रम दोष है। तो ये पदक्रम दोष है, ये मैंने आपको बता भी दिया, मजाक मजाक में भी बता दिया। एक होता है अनावश्यक विशेषण। देखिए, अनावश्यक विशेषण क्या होता है? अनावश्यक विशेषण का मतलब ये होता है कि आपको वाक्य में एक विशेषण की जरूरत है, और उसने वाक्य में 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, तो एक विशेषण उसमें क्या हो जाएगा? अनावश्यक हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब ज्यादा कैसे होता है? आप लोग महिला हो, आप लोग साड़ी वगैरह खरीदती हो, तो आप अपनी सहेली को क्या बोलती हो कि आज मैंने बहुत सुंदर, बढ़िया, अच्छी, उत्तम साड़ी खरीदी है? तो आपने कितने विशेषण लगा दिए? 4 लगा दिए। आप इतना ही कह सकते हो कि आज मैंने सुंदर साड़ी खरीदी है। अगर ज्यादा ही जी नहीं टिक रहा है, तो आप इतना कह सकते हो आज मैंने बहुत सुंदर साड़ी खरीदी है। एक प्रविशेषण का सिलेक्शन कर सकते हो, आप 3 4 नहीं लगा सकते। वो अनावश्यक विशेषण होते हैं। जैसे आपने ये वाक्य लिखा कि आज उसके गुप्त रहस्य का पता चला, आज उसके गुप्त रहस्य का पता चला। आपने ये एक वाक्य लिखा, आज उसके
गुप्त रहस्य का पता चला। तो आप लोग देखिए कि आपने क्या काम किया कि यहां पर जो गुप्त भी लिख दिया और रहस्य भी लिख दिया, ये अनावश्यक विशेषण हो गया। आप ये कहो आज उसके रहस्य का पता चला। आपने ये कहा कि प्राय सभी लोग पढ़ते हैं। अब आपने क्या बोला कि प्राय सभी लोग पढ़ते हैं। तो आपने यहां पे क्या किया, आपने प्राय भी लगा दिया, सभी भी लगा दिया। हाँ, वैसे तो पढ़ाई में आनंद आता है। हाँ, ये भी बात सही है रेखा। पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के सुख का आधार यही है कि पति को अपनी पत्नी के वस्त्रों की प्रशंसा करनी चाहिए, 5-4 विशेषण लगाना चाहिए। लेकिन हिंदी के हिसाब से अशुद्धि है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। दाम्पत्य जीवन को सुखी रखना, वो तो आपको रोजाना अपनी पत्नी की 5-4 बार तारीफ करनी चाहिए। कौशल जीवन का आधार तो ये, और उसमें विशेषण के बिना हो नहीं सकती, ये बात सत्य है। ठीक है, प्राय सभी लोग पढ़ते हैं, तो आप इसमें एक रख लो, सभी लोग पढ़ते हैं, ये अनावश्यक विशेषण हो जाए। ठीक है, देखो, उसने घातक विष पी लिया। विष अपने आप में घातक है, इसके लिए घातक शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। उसने विष पी लिया, है ना। इसमें एक हो गया, मैं किसी अन्य दूसरे डॉक्टर से मिलूंगा। देखो, अन्य दूसरे किसी, आपने 3 विशेषण लगा दिए। आप इतना कहो, मैं दूसरे डॉक्टर से मिलूंगा। वे परस्पर एक दूसरे को जानते हैं। आपने परस्पर भी लिख दिया, एक दूसरा भी लिख दिया, तो वे परस्पर जानते हैं। इसे ठंडी बर्फ खिलाओ। देखो, बर्फ के आगे ठंडी शब्द लगाने की जरूरत नहीं है, ये अनावश्यक विशेषण है। इसे बर्फ खिलाओ। मैंने आज बहुत सुंदर, अच्छी और बढ़िया शर्ट खरीदी थी। हम लोग भी करते, तो एक लगा सकते हो। उसके घर की सुंदर शोभा लग रही थी। देखो, शोभा के साथ सुंदर शब्द नहीं लगाया जा सकता। उसके घर की शोभा लग रही थी। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, तो मेरे पास केवल एक घड़ी है। आप इतने विशेषण नहीं लगा सकते। इसके बाद आती है हमारी क्रिया संबंधी अशुद्धि। देखिए, क्रिया संबंधी जो अशुद्धि होती है हिंदी में, उनके भी हम 2-3 प्रकार पढ़ेंगे। पहली जो क्रिया संबंधी अशुद्धि है, वो होती है अनावश्यक क्रिया। देखो, अनावश्यक क्रिया क्या होती है कि आपको वाक्य में एक क्रिया की जरूरत है, आप 2 लगा रहे हो, तो एक क्रिया ज्यादा हो जाएगी और उसे आप लोग अनावश्यक क्रिया के अंतर्गत रखोगे। ठीक है, यानी आपने जो क्रिया लगाई वो ज्यादा लगा दी, तो एक अनावश्यक हो जाएगी। आपने एक वाक्य लिखा कि उसे घमंडी कहकर पुकारना ठीक नहीं। उसे घमंडी कहकर पुकारना ठीक नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने कहकर भी लिख दिया और आपने पुकारना भी लिख दिया। एक क्रिया अनावश्यक है। आप कहने ये कहिए, उसे घमंडी कहना ठीक नहीं है, या तो आप ये कहो, या कहो उसे घमंडी पुकारना ठीक नहीं है। अनावश्यक क्रिया है। आपने ये कहा, राम रोककर विलाप करने लगे। राम रोककर विलाप करने लगे, यानी इसमें आपने क्या कहा, राम रोककर विलाप करने लगे। तो देखो, या तो आप कहो कि राम रोने लगे, या आप कहो कि राम विलाप करने लगे। एक क्रिया इसमें ज्यादा है, इसको अनावश्यक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल देखिएगा कि उसे घमंडी कहकर पुकारना ठीक नहीं, नहीं उसे घमंडी पुकारना ठीक नहीं। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं, आपने करण भी लिख दिया और करने भी लिख दिया, अनावश्यक क्रिया हो गई। आपको कहना चाहिए अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं, या अब और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं। करण और करने दोनों साथ में नहीं आएंगे। वह विलाप करके रोने लग गया, नहीं, वह विलाप करने लगा या वह रोने लगा। इसको अनावश्यक क्रिया कहते हैं।
वह लौटकर वापस आ गया, नहीं, वह वापस आ गया। उसने बोलकर भाषण दिया, नहीं, उसने भाषण दिया। तुम बताओ यह कैसे संभव हो सकता है? संभव के साथ कभी सत्ता शब्द नहीं आ सकता। आप कहो तुम बताओ ये कैसे हो सकता है, या कहो तुम बताओ ये कैसे संभव है। मां ने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया, नहीं, मां ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, इसमें प्रदान की आवश्यकता नहीं है। एक होती है आवश्यक क्रिया। देखिए आवश्यक क्रिया का क्या मतलब होता है कि अब आपको वाक्य के अंदर दो क्रिया की जरूरत थी और आपने एक क्रिया लगा दी, उसको आवश्यक क्रिया कहा जाता है। जैसे आपने एक वाक्य लिखा कि वह खाना और दूध पीकर सो गया, वह खाना और दूध पीकर सो गया। तो ये आपका जो वाक्य है वो बिल्कुल अशुद्ध है, गलत है। आपको कहना चाहिए वह खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। अब आपको दो क्रिया की जरूरत थी, आपने एक लगा दी, तो उसको आवश्यक क्रिया बोला जाता है। एक की जरूरत है, आपने दो लगा दी, उसको अनावश्यक क्रिया कहते हैं। आप इनको देखिए, राम केला और दूध पीकर सो गया, राम केला खाकर और दूध पीकर सो गया। उसने मेरा घर और संगीत सुना, उसने मेरा घर देखा और संगीत सुना। बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया, बालक मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया था। ठीक है। इसके बाद आती है अनुपयुक्त क्रिया। अनुपयुक्त क्रिया का मतलब होता है कि जो क्रिया आपने लगा रखी है वो क्रिया उस वाक्य के अनुसार ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। ठीक है। तो देखो, उसने मुझे गाली निकाली, निकाली नहीं, उसने मुझे गाली दी। आप आम खा के देखो, नहीं, आप आम खाकर देखो। राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, राम ने गुरुजी से प्रश्न किया। भाषण सुनते सुनते कान पक गया, भाषण सुनते सुनते कान पक गए, क्योंकि एक कान नहीं पकेगा, दोनों पकेंगे। ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए, अगला आता है कारक संबंधी अशुद्धि। देखिए कारक संबंधी अशुद्धि क्या होती है? कारक संबंधी अशुद्धि ये होती है कि आपको कभी कभी जो कर्ता कारक की आवश्यकता है और मैंने वहां कर्मकार की विभक्ति लगा दी। आपको अपादान कारक की जरूरत है, आपने करण की लगा दी, तो वो कारक संबंधी, हाँ, तो वो कारक संबंधी अशुद्धि में आ जाएगा। कैसे? आपने एक वाक्य लिखा कि वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। आपने ये एक वाक्य लिखा, तो देखो ये वाक्य आपका अशुद्ध है। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, इसमें आना ये चाहिए वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। ठीक है। उसने कहा आज बजट के ऊपर बहस होगी, उसने कहा आज बजट के ऊपर बहस होगी, तो यहां पे आना चाहिए आज बजट पर बहस होगी। तो ये कारक संबंधी अशुद्धियों की श्रेणी में आ जाएगा। कारक संबंधी अशुद्धियां इसको ही कहते हैं कि आपको जो विभक्ति आपको लगानी थी आपने वो नहीं लगा के कोई और लगा दी। आप देखिए इसमें, वह रोजाना ऑफिस को जाता है, यहां को की जरूरत नहीं, हमने लगा दी तो गलत है। वह रोजाना ऑफिस जाता है। वह बाजार में सामान लाने गया था, तो वो बाजार से सामान लाने गया था, मैं नहीं आएगा। बच्चे से गुस्सा मत करो, नहीं, बच्चे पर गुस्सा मत करो। आपने कहा घर पर सब कुशल है, घर पर नहीं, घर में सब कुशल है। गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखो, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखो, ऊपर नहीं होती है, प्रति होती है। बंदर पेड़ में बैठा है, नहीं,
बंदर पेड़ पर बैठा है। सुमित ने अपने सिर नीचे को कर लिया। नहीं, सुमित ने अपना सिर नीचे को कर लिया। खेत पर क्या बोया है? नहीं, खेत में क्या बोया है? तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। नहीं, तितली के सुंदर पंख होते हैं। मैं बात को हंसी से टाल गया। नहीं, मैं बात को हंसी में टाल गया। मैंने आपको कहा था। नहीं, मैंने आपसे कहा था। यानी इसमें आपको जो विभक्ति लगानी थी आप वो नहीं लगा के कोई और लगा रहे हैं। एक होती है लिंग वचन संबंधी अशुद्धि। देखिए, लिंग वचन संबंधी अशुद्धि क्या होती है कि आपका कर्ता पुल्लिंग है और आपने कोई विशेषण स्त्रीलिंग का लगा दिया, क्रिया स्त्रीलिंग की लगा दी, तो वो लिंग वचन संबंधी अशुद्धियों की श्रेणी में आ जाता है। जैसे वह नाटक बहुत अच्छी है, क्योंकि नाटक पुल्लिंग शब्द है तो आपको कहना चाहिए वह नाटक बहुत अच्छा है। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि थी। नहीं, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। ये शब्द थोड़ा सा सही कर लीजिए, कवयित्री थी, ये आना चाहिए। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। नहीं, मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। ये लिंग संबंधी अशुद्धियों में रखेंगे। ठीक है। उसका ससुराल अलवर में है। उसकी ससुराल अलवर में है, इसमें उसकी आएगा भाई। वचन संबंधी अशुद्धि है तो इसमें क्या है कि अगर आपका थैंक यू, आपका कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन में, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन में आएगी। अभी 5 बजा है। नहीं, अभी 5 बजे हैं। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। नहीं, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, वृक्षों पर नहीं, एक पर ही बोलेगा। यह 20 रुपये का नोट है। यह 20 रुपए का नोट है, रुपया का नहीं। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। एक बात का और ध्यान रखना आप लोग इसमें। देखिए, एक नियम होता है, मैं आपको एक नियम बताता हूं। सीधा सा नियम तो ये होता है कि आपका कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन में आए, कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन में आए। ये सीधा रूल है, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। परंतु दो बातें उसके विपरीत होती है। पहली बात ये होती है कि आप किसी का जब सम्मान करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो एक वचन कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन आएगी। यानी जब हम किसी का सम्मान करेंगे तो एक वचन कर्ता के साथ क्रिया किसमें आनी चाहिए? एक वचन कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन में आएगी। सम्मान करते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। यानी सम्मान करते समय एक वचन कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन में आएगी। कैसे? मान लो एक आपका मित्र है, उसका नाम मोहन है। आप क्या बोलोगे कि मोहन आ रहा है? आपने ये कहा मोहन आ रहा है, ये एक वचन करता है, आप इसकी क्रिया भी एक वचन में लगा रहे हैं। परंतु यहां पे आपके पिताजी हो, तब आप क्या बोलोगे? पिताजी आ रहे हैं। अब हालांकि हमारा कर्ता तो एक ही वचन था, परंतु हमने क्रिया किसमें रखी? बहुवचन में, क्योंकि रिस्पेक्ट देने के लिए। तो आपको वो क्वेश्चन करेगा कि किस स्थिति में एक वचन कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन में आती है, तो किसी का सम्मान करने के लिए एक वचन कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन में आती है। ये नियम था, ठीक है ना? अब देखिए, एक फिल्मों में एक राजकुमार नाम का एक्टर था। वो खुद को बहुत रिस्पेक्ट करता था, खुद की खुद ही करता था। हम तो कहते हैं ना कि मैं तुझे देख लूंगा, वो कहता था हम देख लेंगे। एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन में लगाता था। अब वो अपने कहते हैं ना, मैं तो तेरे गले का नाप लेने आया हूं, वो कहेगा हम तो आपके गले का नाप लेने आए थे। अपने आप को रिस्पेक्ट देता था। एक वचन कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन में लगाता था। एक तो ये स्थिति में लगेगी। एक ये कुछ एक शब्द है हिंदी में जिसमें एक तो प्राण है, एक आंसू है, एक लोग है ना? ये लोग है, एक रोम है, हस्ताक्षर है। ये जो शब्द है, आदेश है, इन शब्दों के साथ क्रिया हमेशा बहुवचन में आती है। तो देखिए आप लोग, एक वचन के कर्ता के साथ क्रिया एक वचन में आएगी, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन में आती है, परंतु निम्नलिखित स्थिति में क्रिया बहुवचन में आएगी।
समान देने के लिए एक वचन कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन में आती है। राम आ रहा है, एक वचन के साथ एक वचन लगाए, परंतु पिताजी आ रहे हैं। लड़की गई, है ना, एक वचन था, एक वचन लगाया आपने। इसके बाद इन शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में आएगी। हस्ताक्षर, आदेश, लोक, प्राण, दर्शन, आंसू, रोम। आप ये नहीं कहोगे मैंने हस्ताक्षर किया, ये वाक्य अशुद्ध हो गया। आपको कहना पड़ेगा मैंने हस्ताक्षर किए, इसमें किए शब्द लगाना चाहिए। उसकी आंख से आंसू आ रहा था, नहीं, उसकी आंख से आंसू आ रहे थे। इन शब्दों के साथ क्रिया सदैव बहुवचन में लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ विराम चिन्ह की अशुद्धियां होती है। जहां आपको विराम चिन्ह जो लगाना चाहिए आप वो नहीं लगा के कोई और लगा रहे हो, तो ये अशुद्धि की श्रेणी में आ जाए। ठीक है, जैसे आपने कहा अरे वह कब आया, तो इसमें अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, आया के बाद पूर्ण विराम आना चाहिए। ठीक है, उसने कहा तुम मूर्ख हो, तो देखो जब कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है तो उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद किया जाता है, उद्धरण चिन्ह में। उसने कहा तुम मूर्ख हो। तुम्हारा क्या नाम है, या पूर्ण विराम नहीं आएगा, तुम्हारा क्या नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। बहनों संघर्ष के लिए तैयार रहो, पूर्ण विराम नहीं आएगा। यहाँ पे बहनों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह रहेगा। ये विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियों की श्रेणी में आएगा। कुछ शब्दों की अशुद्धियां भी हम कर देते हैं, जैसे मैंने अनेकों प्रयास किया, नहीं, मैंने अनेक प्रयास किया। मां का आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद, ये शब्द अशुद्ध है। मंच पर गणमान्य लोग बैठे हैं, नहीं, गण्यमान्य लोग बैठे हैं। आज विधायिका महोदया आई है, नहीं, आज विधायक महोदया आई है। देखिए, ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये जो शब्द होते हैं आप इनका कभी भी स्त्रीलिंग मत बनाना। ये नपुंसक लिंग शब्द होते हैं, इनके पीछे वाला शब्द क्या करेगा। आप राष्ट्रपति महोदया कह सकते हो, आप राष्ट्रपत्नी या प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री अगर आदमी है तो प्रधानमंत्री महोदय कहिए, और अगर स्त्री है तो प्रधानमंत्री महोदया कहिएगा, और राष्ट्रपति महोदया कहना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने आ, अन्य अशुद्धियां ये मिक्सअप है। तो ये आप लोगों के सामने एक वाक्य शुद्धि का टॉपिक था, आपको मैंने पूरा करा दिया। आप सभी जो बच्चे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लगभग 1 घंटे से इनको सुना, और बाकी अपनी कल देखेंगे।